नमस्कार, डीडी न्यूज पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे तमाम अहम खबरों की, बताएंगे आपको देश भर के डॉक्टर बैठे हैं पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इस पर बात करेंगे और इसके साथ ही बताएंगे किस तरह से बारिश का कहर देश भर में, बांग्लादेश के हालात पर भी होगी चर्चा और कुछ झलकें होंगी हर घर तिरंगा अभियान की। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशव्यापी हड़ताल जारी। कोलकाता पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। मामले में दायर जनहित याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट ने तलब की केस डायरी। हाई कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का दिया निर्देश। महिला शोषण और अपराध पर भाजपा ने लगाया विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कन्नौज कांड पर राहुल और अखिलेश यादव पर भी बिफरी भाजपा। कहा, यूपी में 2 लड़कों के राज में बढ़े अपराध। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम में बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में अमित शाह होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जलभराव। हिमाचल में बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 100 के पार। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाई। और अब विस्तार से समाचार। कोलकाता हाईकोर्ट में आज महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल को हाईकोर्ट ने अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। याचिका में सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल और रेस्टरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ 2 और पीआईएल भी कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं। सभी याचिकाओं में एक ही दलील है कि मामले की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी की बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। तो देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर मुंबई के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। तो डॉक्टर्स में आक्रोश है देश भर में। बीएमसी आज से हड़ताल पर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। तो देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं डॉक्टर देश भर में। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर मुंबई के डॉक्टर भी बेहद आक्रोशित हैं। मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स घटना के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिशिर सैलार ने। कोलकाता में डॉक्टर की हुई हत्या और बलात्कार का मुद्दा जो है अब पूरे देश में तूल पकड़ रहा है। खासकर इसकी अगर हम बात करें तो मुंबई में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक बात मुद्दा ऐसे उठा था कि
नाइट शिफ्ट्स होती है, नाइट में महिला डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो घटना घटी है कोलकाता की, वो इसी परिप्रेक्ष्य में घटी है जब नाइट शिफ्ट्स लगती है। तो ऐसे में इसको लेकर भी आपने क्या मांग रखी है कि ये भी पूरी होनी चाहिए? इसको लेकर हम यही चाहते हैं कि हर कॉर्नर पे, हर कोने पे एक सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी ना हो। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिट निकले जिसके तहत एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे हमें मुहैया किया जाए, हर टाइम हर समय हमारे साथ हो, मौजूद हो। जब तक हमारी सब डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हमारी स्ट्राइक पीछे नहीं लेंगे। और हमारे महाराष्ट्र शासन से यही दरकार है कि बाबा हमारी जो जितने भी डिमांड्स है, जैसे कि हम हॉस्टल की कमतरता है, हम लोग को एवरी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की कमतरता है, सुरक्षा गार्ड्स कम है, जो भी तरीका रहेगा उनके मेस्को रहे या MSF रहे, हमें सुरक्षा गार्ड दिए जाए। नहीं, आज के स्ट्राइक के हिसाब से सिर्फ जो OPD सर्विसेज है वो बंद है, उसके अलावा इलेक्टिव ओटीज बंद है, लेकिन जो भी इमरजेंसीज रहेंगे, इमरजेंसीज पूरी तरह से चालू है ताकि पेशेंट की जो भी सेवा है उसमें कोई खंड ना पड़े। जैसे आप सबको पता है 9 तारीख में जो एक पूरा हिनियस क्राइम हुआ उस महिला डॉक्टर्स के साथ जो सेमिनार रूम में, और उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमने सुना था निर्भया का एक दिल्ली में ऐसा एक इंसिडेंट, उसके बाद सबसे बड़ा क्राइम इंसिडेंट है कि उसका जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि उसके आंखों में से पानी खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, और उसके बॉडी का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे इंजरीज नहीं है। बहुत उसको गंदी तरीके से एकदम सोच भी नहीं, पूरे एक समाज के लिए एक शर्मनाक एक चीज़ है। एक शपथ जो है सिस्टम को भी लेनी पड़ेगी, सरकारों को भी लेनी पड़ेगी, किस प्रकार से इन डॉक्टरों को जो है वो भी सुरक्षा मुहैया करे और साथ ही साथ उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उन पर भी ध्यान दे। शीर्षिला, DD न्यूज़। कोलकाता और दिल्ली सहित देश के सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। RDA डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और महिला डॉक्टर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। RML अस्पताल में हड़ताल कर रहे डॉक्टर से बात की DD न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। कोलकाता में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के हत्या के बाद इस समय पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश के डॉक्टरों में लगभग ये स्थिति है कि वो जस्टिस की मांग करते हुए इस समय स्ट्राइक पे हैं। ये इस समय जो डॉक्टर हैं, ये जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के, और ये लगातार दूसरा दिन है इनका स्ट्राइक का। और इनकी मांग है कि जिस तरह से अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो फिर महिलाएं कहां सुरक्षित है, और लगातार जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर जो है CBI जांच की मांग कर रहे हैं, सेम उसी तरह से यहां के भी डॉक्टर जो है CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक ये इनका धरना जारी रहेगा, जब तक उस डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा। हम सीधे डॉक्टर से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मामला है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम इस सभ्य समाज से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आप उस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं जहां पे आपकी ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ हो, मर्डर हुआ हो? क्या आप सेफ फील करेंगे दोबारा उस अस्पताल में जाने में, उस अस्पताल में इलाज करवाने में जहां आपके डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर हुआ हो? तो हमारी 3 मांगे, एक तो ये कि इस मामले की पूरी CBI जांच हो क्योंकि मामला स्टेट गवर्नमेंट ढक रही है। दूसरा ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिसमें डॉक्टर्स की सिक्योरिटी हो, हॉस्पिटल में प्रॉपर सिक्योरिटी हो। तीसरा ये कि RG करके जो भी हायर अथॉरिटीज है उनको तत्काल परमानेंटली बर्खास्त किया जाए। प्रिंसिपल ने जो रिजिग्नेशन दिया था वो एक ब्लफ था, उनको ट्रांसफर करके दूसरे एक कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित कर दिया गया है, तो वो नहीं चलेगा। जो भी इसमें गैर जिम्मेदाराना तरह से जो अथॉरिटीज काम कर रही थी उनको परमानेंटली हटाया जाए। आपको लगता है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जांच चल रही है, या कोलकाता पुलिस की जो जांच है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हम लोग यदि सेटिस्फाई होते तो हम लोग स्ट्राइक पे क्यों आते? हम लोग चाहते हैं CBI जांच हो इमीडिएटली। उसके भी रीजन है कि शुरुआत में उस डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया, सुसाइडल घोषित कर दिया। ये कैसा न्याय है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का? ये कैसा न्याय है वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का? ये कैसा न्याय है बंगाल सरकार का? बस हम लोग CBI जांच चाहते हैं जिससे पारदर्शिता है और हम डॉक्टरों को न्याय मिले। कुल मिला के कहा जाए तो जिस तरह से अस्पताल में रेप हुआ है, उनका लगातार प्रोटेस्ट जारी है और इनका कहना है
कि इनको जब तक सीबीआई की जांच नहीं, इनकी मांग पूरी होगी, तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में बाकायदा प्रोटेस्ट करते हुए कुछ पोस्टर्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। लगभग उसी तरह की स्थिति जिस तरह से डॉक्टर्स को एक भगवान का रूप माना जाता है, और अगर वो डॉक्टर अपने वर्क स्टेशन पर सेफ नहीं है तो इनका सवाल बहुत ही लाजमी है कि वो आखिर महिला डॉक्टर कहां पर सेफ होगी। और जिस तरह से कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई है उसके बाद से जिस तरह से इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश के जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं लगभग वही मांग कर रहे हैं कि उनको सीबीआई की निष्पक्ष जांच चाहिए और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ में इनकी कुछ और भी मांगे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जस्टिस के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं और अंत तक जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। किस तरह से आपकी मांगे हैं? हमारी 3 ही मांगे हैं बस। जो कोलकाता में जो निंदी है, बहुत ही दर्दनाक जो घटना हुई है हमारे साथी के साथ, उनको न्याय मिले और जो असली मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दूसरी हमारी जो मांग है वो है कि जो डॉक्टर्स का जो ड्यूटी प्लेस है उस पे हमें सही सुरक्षा मिले, सारे जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है उनका सही इंतजाम हो। और तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर इनकी 3 मांगे हैं, जिसमें पहली बड़ी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर सीबीआई जांच की जाए। दूसरी इनकी मांग है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है जल्दी जल्दी भारत सरकार बनाए। और तीसरी और एक अहम मांग है कि महिलाओं डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सरकार को और ज्यादा उनकी सुरक्षा के जो पैमाने हैं उनको फोकस करते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोलकाता में जिस तरह से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई उसके बाद से न सिर्फ कोलकाता बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली सहित पूरे देश के डॉक्टरों में इस समय आक्रोश और गुस्सा है और उनकी लगातार मांग है कि जब तक इस मामले में जस्टिस नहीं होता है उनकी ये स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। पीजी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। एनसीडब्ल्यू सदस्य डेलिना कोंगडुक ने बताया कि अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई के संबंध में कल ही अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी थी। आयोग इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई सुरक्षा खामियां पाई गई। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर सिक्योरिटी के लॉसेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़े हुए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई है। देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है, क्या कहना है राज्य के मुख्यमंत्री का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी सारे निगाहें हाईकोर्ट की तरफ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये जो डॉक्टर संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करते थे और जिनको बताया जाता था कि पार्टनर इन क्राइम, ये सरकार की हेल्थ रिलेटेड क्राइम है, उस क्राइम में संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष उसमें पार्टनर है, जिनको आरजीकर से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। कोर्ट ने पूरी सीधी तरह से बता दिया कि डॉक्टर संदीप घोष को इंडेफिनिट छुट्टी पे जाना है और शाम को 3 बजे तक उनको लीव एप्लीकेशन देना है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट को जो कार्रवाई करना है वो कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। दूसरी बात है, अभी 1 बजा है, 1 बजे की
बीच में जो केस डायरी है वो केस डायरी कोर्ट रूम में बुलाया गया था, केस डायरी पहुंच गया है और इसका फिर से सुनवाई जारी है। तो अभी सारे निगाहें कोर्ट की तरफ है, क्योंकि जो भी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया था उसमें CBI का मांग करके किया गया, बाकी सारे सब कुछ है। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, तीनों मिनिस्टर मतलब ममता बनर्जी, इन्होंने CBI को टालते अगले सोमवार तक लेके गए अगर देना है तो। लेकिन लोगों का जो आक्रोश है, आज कोर्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि एक अस्पताल में अगर एक डॉक्टर की इस तरह की हादसा हो जाए तो इसके बारे में सरकार को और से और ज्यादा सेंसिटिव होकर काम करना चाहिए था, पुलिस को और ज्यादा सेंसिटिव होकर काम करना चाहिए था, जो सरकार और पुलिस ने नहीं किया है। अब इंतजार है अदालत की जो कार्रवाई अभी जारी है उसका क्या नतीजा होता है। जी बिल्कुल, उस पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं और जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, जो आक्रोशित डॉक्टर्स हैं, हड़ताल पर हैं, उनका भी ये कहना है कि जांच में देरी क्यों की गई और क्यों निष्पक्ष जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने एक बात बताई है, कोर्ट में लगातार जिस तरह से ये सुनवाई हो रही है, इन सबको निकलकर प्रसन्नजीत क्या कुछ सामने आ रहा है? क्यों ये देरी हो रही है लगातार और क्या वजह है कि जो डॉक्टर्स की मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं, नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले एक हमारी बातचीत में हम कह रहे थे कि उसमें एक इस तरह की मैं इसको कहूंगा कि कविता बनाया जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर को पूछा, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को पूछा कि आरजीकर में क्या है। हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को पूछा कि आरजीकर में क्या हुआ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, जहां पे हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, जहां पे पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी है, और सारे के सारे जो लैप्सेस है वो सारे लैप्सेस की एक ही जिम्मेदार है, वो है ममता बनर्जी। तो यहाँ पे जांच कैसे हम और आप आशा कर सकते हैं, पूरे देश आशा कर सकता है। जी बिल्कुल, NCW की टीम ने भी कहा है कि कई जगह पर जो सुरक्षा में खामियां हैं वो पाई गई हैं। आप नजर बनाए रखिए प्रसन्नजीत, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और पूरे देश में ये जो डॉक्टर्स की हड़ताल है वो चल रही है। डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और जांच में देरी क्यों हुई इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और CBI से जांच की मांग ये डॉक्टर्स कर रहे हैं और सेंट्रल प्रोटेक्शन की भी मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो तमाम मांगों के साथ जो डॉक्टर्स हैं, देश भर के डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं इस वक्त। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई और बलात्कार के बाद हत्या की गई, उसे लेकर डॉक्टर्स आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं तो किस तरह से वहाँ पर ड्यूटी की जाए और किस तरह से वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका जो इलाज है वो भी सुरक्षित है। आगे भी इस पर जानकारी देंगे, लेकिन मिड डे प्राइम में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद सामान्य हालात की ओर बढ़ने की कोशिश के बाद एक सप्ताह तक काम से दूर रहने के बाद पुलिस ने सोमवार को अपने कार्यस्थलों पर वापस लौटना शुरू कर दिया है। तो पुलिस ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थी बांग्लादेश की पुलिस। अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार से बैठक के बाद पुलिस ने खत्म की हड़ताल और बैठक में पुलिस की वर्दी और लोगों को बदलने का भी निर्णय लिया गया। तो हालात सामान्य करने पर जोर है और 639 में से 599 पुलिस थानों में कामकाज फिर से शुरू हो गया है और साथ ही जो पुलिस है वहां पर काम पर लौट गई है। पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थी बांग्लादेश पुलिस।
बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में अमेरिका ने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन-पियरे ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका का हाथ होना मात्र एक अफवाह है और ये पूरी तरह से गलत है। ये बांग्लादेशी लोगों का चुनाव है, वहाँ के लोगों को ही सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। और त्रिपुरा में सोमवार को अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। खराब मौसम और कम दृश्यता का फायदा उठाकर ये पूरा समूह खोवाई जिले के अंतर्गत सीमा चौकी पहाड़मुरा के इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में था। ड्यूटी पर तैनात सतर्क बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए पंप एक्शन गन से एक राउंड फायरिंग भी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार हो गए हैं। बीएसएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई है। अगरतला के नंदन बाजार से इन्हें गिरफ्तार किया गया। खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश में थे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। कोलकाता से उर्मिलेश जुड़े हुए हैं और कुणाल शिंदे हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं। कुणाल, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, जो 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से ये घुसपैठ की कोशिश में थे और बीएसएफ ने किस तरह से मुस्तैदी दिखाई? जी रमा, देखिए बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहे हैं यहाँ पर त्रिपुरा की तरफ जो आते हैं, इंडिया मतलब भारत में घुसने की जो कोशिश करते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हमेशा इनकी ये कोशिश होती है कि बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये लोग भारत में आए। तो जैसे हमें पता है कि भारत और बांग्लादेश, जैसे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है ये 856 किलोमीटर लंबी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी जगहों पर ऐसे हो जाता है कि कभी किसी तार वार कभी टूटने की गुंजाइश होती है। हालांकि बीएसएफ और जो भी वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर बॉर्डर का एरिया आता है उनकी ज्यूरिडिक्शन में, तो वो ये इतना चाक चौबंद वो लोग रहते हैं कि भाई इसमें कुछ गलती ना हो और मतलब किसी भी तरह से ये तार मतलब जो भी है इंटैक्ट रहे। बट क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कभी बारिश होती है, धूप की वजह से, ये इनक्लेमेंट वेदर से जो फेंसिंग है उसको नुकसान पहुंच जाता है। तो ये हमेशा ही घुसपैठियों की कोशिश होती है बांग्लादेश की कि वो भारत में आए, पर इनको लगातार बीएसएफ और जो लोकल पुलिस है ये इनको प्रिवेंट करते हैं। इनका जो इन्फिल्ट्रेशन है इनको हमेशा प्रिवेंट किया जाता है। बट फिर भी अगर पकड़े जाते हैं तो लोकल पुलिस के अंडर में इनको डिटेन किया जाता है, इनका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर अरेस्ट होते हैं। क्योंकि मोस्टली ये लोग जो आते हैं तो इनके पास कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ऐसे भी है कि अगरतला रेलवे स्टेशन से भी बहुत बार मतलब जो बाहर के स्टेट्स में जाने की कोशिश करते हैं, रोहिंग्याज जिसमें खास तौर पर आते हैं, जो कॉक्स बाजार हमें पता है कि सबसे बड़ा बांग्लादेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, तो यहाँ से भी रोहिंग। उर्मिलेश, क्या कुछ स्थिति वहां पर? हाँ जी रमा, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है, तो इस समय हम लोग कोलकाता में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कमांड का ऑफिस है बीएसएफ का। यहाँ पर जो है वेस्टर्न कमांड बैठते हैं और भारत सरकार ने जिस तरीके से एक कमेटी बनाई है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन पे किसी प्रकार की कोई जो है उनके साथ ज्यादती न हो या उनके साथ कोई अभद्रता न हो, इसके लिए जो ये वेस्टर्न कमांड के जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं, रवि गांधी, उनको बनाया गया है। वो बांग्लादेश के जो उच्च अधिकारी हैं समकक्ष, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यकों के साथ कोई अभद्रता न हो, इस बात को जो है लेकर के बातचीत आपस में चल रही है। दूसरी बात यह है रमा कि जैसे हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जो बांग्लादेश की जो हमारी बॉर्डर जो सीमा है वो लगभग 4000 से अधिक है, 4000 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में जो है भारत जो बीएसएफ है उसने अपने जो फोर्स है वो बढ़ा दी है सीमा पे। हालांकि जिस तरीके से हमें वेस्टर्न कमांड की तरफ से जानकारी मिली है रमा कि तमाम जो जैसे कि यहाँ पर लोग खेती करने के लिए जाते थे फिनिशिंग लाइन के पास, उनको जाने दिया जा रहा है। साथ ही जो व्यापार होता था बांग्लादेश से वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। और बीच में जिस
तरीके से कुछ जो समाचार हमारे पास आए थे कि कुछ लोग फिनिशिंग लाइन के पास खड़े हैं भारत आने के लिए, तो ऐसे में बीएसएफ ने जो है तमाम लोगों से बातचीत की है और कहा है कि आप वापस जाइए। और ये सब चीजें क्योंकि बॉर्डर पे एक शांति का माहौल है, तमाम चीजें यहाँ पर जो है बातचीत के जरिए सुलझाई जा रही है। हालांकि बीएसएफ की ये पैनी नजर है रमा कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा अराजक तत्व जो है फिनिशिंग लाइन के इस साइड ना जाए भारत की तरफ, जिससे कि कोई दिक्कत पैदा हो। तो निश्चित तौर से जो बीएसएफ है उसने अपने यहाँ पर फोर्स जो है डिप्लॉय कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो फिनिशिंग लाइन है, जिस तरीके से हमें वेस्टर्न कमांड की तरफ से जानकारी मिली है कि वहां पर जो है लाइट की पूरी व्यवस्था है और जहां पर कमी दिखाई दे रही थी उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। और साथ ही जो फिनिशिंग लाइन कहीं पर अगर किसी तरीके से डैमेज हुई है तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से ठीक कर दिया गया है फिनिशिंग लाइन को। तो ऐसे कह सकते हैं एक तरफ से कि कहीं ना कहीं जो बीएसएफ है उसने जो है बॉर्डर पूरा संभाला हुआ है, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके कमेटी की जो चेयरपर्सन है रवि गांधी, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से वहां पर बातचीत कर रहे हैं जिससे बिल्कुल बातचीत जारी है। कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहेंगे जो लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या कुछ जानकारी मिली है? नहीं, उनसे अब तक कोई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। बट उन्होंने ये इतना बताया है कि जो नंदन नगर इलाका जो है अगरतला में, वहाँ पर ये जो 4 घुसपैठी है ये पकड़े गए हैं। इनके पास कोई भी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, जैसे वीज़ा हो या फिर पासपोर्ट हो, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसके वजह से उनको डिटेन किया गया है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है पुलिस। पर इसके अलावा भी रमा आपको ये बताना चाहूँगा कि कल 12 से 15 बांग्लादेश की ओर से, मतलब पहाड़ मुरा करके जगह है खोवाई ज़िले में, तो वहाँ पर भी कल क्योंकि बारिश हो रही थी, पुअर विजिबिलिटी थी, तो इसके चलते 12 से 15 बांग्लादेशी यहाँ पर भारत की तरफ मतलब आने की, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको भी मतलब बीएसएफ ने एक पंप एक्शन गन, एक 1 राउंड फायर करके उनको फिर से खदेड़ दिया। तो उनकी जो कोशिश थी यहाँ पर आने की वो असफल रही। तो इस तरह से बीएसएफ हर बार, मतलब स्मगलिंग भी अगर होती है कभी, तो बीएसएफ इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और ये हमेशा ये प्रयास होता है बीएसएफ का कि इस तरह से कोई भी, मतलब जो भी अप्रिय घटना हो या फिर जो इन्फिल्ट्रेशन हो, स्मगलिंग हो, ये पूरी तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है बीएसएफ। 856 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, तो इससे हमें साफ मतलब समझ में आ सकता है कि कितना कठिन है, कितना मुश्किल होता है बीएसएफ के लिए। ये कोशिश नाकाम की है। बहुत शुक्रिया कुणाल, शुक्रिया। और उमेश आपका भी। और दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आ रही है अभी खबर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए तो दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और उसमें ये बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल और के कविता, और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, क्या कुछ कहा गया आज? रमा, जैसा कि प्रक्रिया रहती है, जब भी कोई आरोपी न्यायिक हिरासत में होता है तो उसको 14-14 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से। तो उनकी जो पिछली रिमांड थी, जुडिशियल कस्टडी जो थी, वो खत्म हो गई थी, और इसीलिए अब उनकी जुडिशियल कस्टडी सितंबर तक बढ़ा दी गई, 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस बीच में दोनों ही लोग, के कविता और अरविंद केजरीवाल, दोनों ही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। कल अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, जबकि के कविता की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया हुआ है। तो दोनों ही के मामले में अभी जमानत याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई होनी है, और इसी में जो एक प्रक्रिया होती है उसमें कि जुडिशियल कस्टडी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उन्हें किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल जाती, और अभी उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और उसी के चलते जुडिशियल कस्टडी 2 सितंबर तक दोनों ही आरोपियों की बढ़ा दी गई। बिल्कुल, जमानत की अगर हम बात करें तो दोनों की ही तरफ से क्या क्या दलील दी गई है और क्या कुछ इस मामले में अभी तक हुआ है? विकास,
रमा, अगर अरविंद केजरीवाल की याचिका की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो बातों को उठाया है अपनी याचिका में। पहला, उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है। हालांकि हाईकोर्ट उनकी इस याचिका पर को निपटा चुकी है, उसका निपटारा कर चुकी है और उसमें सीबीआई हिरासत पर मोहर लगाई थी हाईकोर्ट ने, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो अपील लेकर के। और इस बीच में हो सकता है कि उस पहलू पर कोर्ट को कुछ समय लगे विचार करने के लिए, सुनवाई करने में, इसीलिए वो जमानत के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई हुई है। इसी तरह के कविता ने भी अपनी जमानत याचिका दाखिल की है और वो पैरिटी की मांग पर, खास तौर से जैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है तो बाकी आरोपी भी उसी तरह की राहत की एक उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से उसी तरह से राहत मिल जाए। तो यही ग्राउंड्स उसमें दिए गए हैं कि कविता से जो भी पूछताछ करनी थी एजेंसी कर चुकी है, जो भी उनसे रिकवरी करनी थी या कुछ भी चीज उनसे दस्तावेज या फोन जो कस्टडी में लेना चाहती थी वो भी ले चुके हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ऐसे में अब उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इस आधार पर कि कविता जमानत मांग रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत को ही, सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चुनौती वहां सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। इस पर अब विस्तार से सुनवाई होनी है। ये भी उम्मीद है कि कल ही अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। हालांकि अभी तक जो कोर्ट की अगले दिन की जो एक लिस्ट आती है उसमें ये मामला नहीं आया है, लेकिन जो मामले से जुड़े वकील हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। आपने बताया कि सुनवाई में कुछ समय लग सकता है, ये क्या ऐसे तथ्य हैं, क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये समय लग सकता है? रमा, जब आप सीबीआई के अरेस्ट को ही अगर चुनौती दे रहे हैं तो उसमें बहस लंबी होगी। जमानत पर सीमित पक्षों पर बहस होनी होती है, यहाँ पर वो पूरी सीबीआई की कार्रवाई पर ही एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने हाईकोर्ट में भी उठाया था कि आखिर उनकी गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों हुई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के कई साल भर से ज्यादा के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने शुरू में कभी भी उनको आरोपी नहीं बनाया। पहली जो 7 चार्जशीट थी उनमें कभी उनका नाम नहीं था और जब उनसे पहली बार पूछताछ के लिए सीबीआई ने संपर्क किया था या जो समन भेजा था, तब ये नहीं बताया गया था कि वो आरोपी की तरह बुलाया जा रहा है उनको या गवाह के तौर पर। यही सारी दलीलें उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी रखी थी और ये कहा था कि जो अरेस्ट है वो सीबीआई ने इसलिए किया है क्योंकि ईडी में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और एक तरीके से उनको जेल में बनाए रखने के लिए ये सारी जो कवायद है सीबीआई की जा रही है। तो ये उनकी तरफ से आरोप है। हाईकोर्ट इन पर सुनवाई विस्तार से कर चुका है। हाईकोर्ट में भी 2-3 दिन सुनवाई चली थी और उसके बाद फैसला आया था। यही एंटिसिपेशन है उनकी लीगल टीम का कि सुप्रीम कोर्ट में भी वक्त लग सकता है, तो ऐसे में वो जमानत की भी बात वहां कोर्ट में रखेंगे कि कम से कम उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर विस्तृत फैसला देने में कुछ समय लेता है। यही कारण है कि 2 मांगे अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई हैं इस पूरी याचिका। जी विकास, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई दरिंदगी के बाद से बीजेपी लगातार अपने विरोधी दलों पर हमलावर है। आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है, अपराध भी बढ़ गए हैं। दरअसल अयोध्या और कन्नौज में रेप कांड के आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आने के बाद से यूपी में सियासी आंधी चल रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी हमला बोला और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी ममता क्यों है? आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है?
ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार की? आगामी अमेरिकी चुनाव और वहां के नए राष्ट्रपति के साथ भारत संबंधों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर लंबा अनुभव है। जो भी अमेरिका का नया राष्ट्रपति होगा, भारत उसके साथ काम करने को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा है। The American system will throw up its verdict, and you know, I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20 odd years, maybe a little bit more, for us, we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान संस्थान के कुल 442 छात्रों को एकीकृत स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि एवं पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को आपके ज्ञान, आपके अध्ययन की आवश्यकता है, ये कहा। उन्होंने छात्रों से नौकरी पाने वाले बनने की बजाय अपने ज्ञान के आधार पर नवाचार करते रहने का आह्वान किया। Transition from fossil fuel to renewable energy, if it has to be sustainable and if it has to be 24/7, we need your skills. We need that knowledge that you have got from this esteemed institution to make sure that India has the lead advantage, so that your mind actively engages in coming up with innovative ways in which India's progress towards a Vikasit Bharat, that is 2047, can be enabled by the kind of very quick and speedy solutions that you may offer for us to move and transition into a better country. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश में सियासी हलचल पड़ी हुई है। इस बीच रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहाँ पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है। तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। विभाजन एक ऐसी त्रासदी है जिसका दर्द पीड़ितों को अब भी तड़पाता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी उस टीस को न सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि किसी नासूर की तरह वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो चलिए ऐसे ही कुछ परिवारों से आपको मिलाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विभाजन का दंश झेल चुके 91 साल के दर्शन लाल गुलाटी विभाजन के समय पाकिस्तान से किसी तरह जान बचाकर बलरामपुर पहुंचे। कई रातें भूखे रहकर गुजारी। गुजरावाला में इनका व्यवसाय काफी बड़ा था। वो दौर याद करते ही दर्शन लाल रोने लगते हैं। श्रीमती गुलाटी के जहन में भी मारकाट और महिलाओं की दुर्दशा के वो जख्म आज भी ताजा हैं। हम बता नहीं सकते हैं, मेरी रुलाई छूट जाती है। हमसे न पूछिए, हम उनसे त्रासदी के मारे हुए हैं। हमको मारने के लिए आए, बंदूक लेकर छत से चढ़ गए। हम लोग एक वो होता है तंदुरुमा होता है, जिस पर हम छिप गए। पहले करनाल गए, करनाल गए, उसके बाद बलरामपुर है। पाकिस्तान में ऐसा है, हम लोग थे इधर फ्रंटियर कोहाट के,
तो हम लोग पूरा परिवार जो है हमारे दादाजी को राय साहब की पदवी में दिए थे, तो हम लोग घूमने सब आए हुए थे, तो सब घूमने चले गए या पठानकोट वगैरह घूमने गए। हमारे रिश्तेदार जितने चाचा वगैरह थे, हम लोग जो है अपने नानी के यहाँ गए। हमने कहा हम नानी के यहाँ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि जिस वक्त हम लोग मंदिर में गए माथा टेकने, उस वक्त दौड़ लगे, भागो भागो भागो, आगे 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 आए हैं। समझिए आग लग गई, चारों तरफ से लगा दी उन लोगों ने, और जो भागने लगी लेडीज़, उनके गोद में बच्चा था, उनके बच्चा छीना और उनके सामने ऐसे आग पे डाल दिया। रोते कल्पते लड़कियों की बहुत इंसल्ट की, और लड़कियां जहाँ कुआं आया कुएं में कूद गई, बहुत बुरा हाल हुआ। केवल कृष्ण शर्मा भी विभाजन की आग में झुलसे हैं। उस वक्त माहौल खराब होते देख पाकिस्तान में अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़कर इनके पिता 10 अप्रैल 1947 को परिवार समेत लाहौर से बलरामपुर आ गए। केवल कृष्ण कहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए नेताओं ने उस समय ये सब कुछ किया। मकान हमारा लाहौर में था, पिताजी हमारे बलरामपुर गए और पिताजी वहाँ से हम लोगों को सबको लेके 10 अप्रैल 1947 को बलरामपुर आ गए। 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली, और मारकाट तो जुलाई से ही बहुत जोर शोर से मारकाट शुरू हो गई थी। 1947 में भारत ने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी और आजाद हवा में सांस लेने लगा। आज हम सभी आजादी के दीवानों के किस्से सुनते हैं, लेकिन उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने उस दौर को जिया है, और बलरामपुर के ये सभी परिवार उन्हीं में से एक हैं। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। 15 अगस्त को दिल्ली की मंत्री आतिशी तिरंगा नहीं फहरा पाएंगी। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग NCTD ने केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। सामान्य प्रशासन विभाग GNCTD ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आतिशी मार्लेना को अधिकृत करने का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल का ऐसा संचार स्वीकार्य नहीं है और ये नियमों का उल्लंघन है। और दिल्ली NCR के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। साउथ एवेन्यू, तीन मूर्ति एरिया और धौला कुआं के साथ साथ कई इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमोबेश यही हाल नोएडा का भी रहा, जहां कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आगामी 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है और कई इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 338 सड़कों पर यातायात ठप है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। बारिश से राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने आगामी शनिवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज के लिए चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। और हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। धर्म प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर स्थिति इस वक्त है? धर्म प्रकाश, बारिश की वजह से 338 सड़कें बंद हैं। शुरुआत हुई है आपदा की तबाही की 3 जिलों में, खासकर शिमला, मंडी।
बिल्कुल 338 सड़कें बंद हैं और ये अभी बीती रात पिछले 2 दिनों से जो बारिश का सिलसिला जारी है, ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। 350 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हालांकि युद्ध स्तर पर सड़कों को बहाल करने का काम भी चल रहा है। शिमला, मंडी और कुल्लू में जो 31 जुलाई की रात को हुआ था, उसको लेकर जो सर्च ऑपरेशंस है वो भी अभी तक चल रहा है। 13 दिन उस त्रासदी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लापता लोग पूरी तरह से जितने लोग लापता थे वो मिल नहीं पाए हैं। करीब 20 के आसपास जो शव हैं वो अभी तक मिले हैं और बाकी के लोगों को ढूंढने की भी जो कोशिश है वो जारी है। जहां तक मौसम का सवाल है तो येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है। 18 अगस्त तक खासतौर से मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। और लैंडस्लाइड की जहां तक बात है, अभी आज सुबह ही शिमला के संजौली में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। जो निर्माणाधीन टनल है, सुरंग है, शिमला चंडीगढ़ 4 लेन के तहत जो सुरंग बन रही थी, उसका भी मुहाना ढह गया है आज सुबह। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि कल शाम से ही वहां पर ये आशंका थी कि वो टनल का हिस्सा एक जो है वो गिर सकता है, तो इसलिए मशीनरी और जितने लोग थे, कर्मचारी, मजदूर, उन सबको वहां से हटा दिया गया था। मतलब हर रोज जो लैंडस्लाइड है वो अलग अलग, चाहे शिमला की बात हो, कुल्लू की बात हो, कुल्लू का निर्मंड इलाका हो, बागीपुर इलाका हो, वहां पर चल रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। राज्य प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, राज्य प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो सड़कों को बहाल करने का काम है वो चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के तहत जो मशीनें जितनी भी हैं वो सड़कों पर तैनात की गई है। दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के आगे लग रहा है कि प्रशासनिक और सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम की मार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। और जो 100 से ज्यादा का आंकड़ा आप बता रही हैं, पिछले जून महीने से जब से ये बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है प्रदेश में, तब से अब तक जो टोटल नंबर ऑफ जो लोगों का आंकड़ा है मृतकों का, वो 100 से ज्यादा हुआ है। लेकिन अभी की जो बात है पिछले कुछ दिनों में 31 जुलाई के बाद खासतौर से, तो उसमें करीब 20 से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन जो लापता लोग हैं, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो लापता लोग हैं उनकी गिनती भी एक तरह से मृतकों में ही की जा रही है, तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। रमा, आप नजर बनाए रखें धर्म प्रकाश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंगदान से प्राप्त अंग से व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण से जान बचाई जा सकती है। अंगदान के विषय में जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं अंगदान के बारे में। अंगदान से कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जाती है जिसके अंग ने कार्य करना बंद कर दिया हो, यानी ऑर्गन फेलियर की अवस्था हो। अपने जीवन काल में मृत्युपरांत अंगदान करने के लिए प्लेज कर सकता है, जिसके लिए आपको noto.abdm.gov.in ये पोर्टल में लॉगिन करके आप अपने अंग और टिश्यू दोनों के लिए प्लेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति अंगदान के लिए प्लेज करते हैं, हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करें, ताकि जब अगर दुर्भाग्यवशत इस परिस्थिति में आते हैं, ब्रेनस्टेम डेथ परिस्थिति में वो व्यक्ति जाता है, तो उसके परिवार को ये निर्णय लेने में सुविधा हो। अंगदान करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद संस्थान की ओर से व्यक्ति को एक डोनर कार्ड प्राप्त होता है। कुछ अंग जीवित व्यक्ति से लिए जा सकते हैं, जैसे गुर्दे और जिगर। वहीं कुछ अंग ऐसे हैं जो कैडवर डोनर यानी दिमागी रूप से मृत घोषित किए व्यक्ति से ही लिए जाते हैं। काउंसलिंग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम परिवार वालों के साथ मिलके उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको जागरूक भी कर सकते हैं और उनको ढांढस भी बंधवा सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ एक क्लिनिकल डेथ है। हम परिवार को यही समझाते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में आते हैं कि इस चीज़ स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये क्षण है जब हम उन्हें अंगदान के बारे में बता सकें। जो रिट्रीवल का समय वो रात का रखा जाता है, ताकि सूर्योदय के बाद हम फैमिली मेंबर को बॉडी हैंडओवर कर सकें। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल होते हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से गुर्दे, जिगर, फेफड़े,
हृदय, पैनक्रियाज, आंतें, ऊतक और त्वचा का भाग भी लिया जा सकता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है लेकिन लिवर और किडनी उनके सही है तो वो दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ना ही इसमें एज का कोई इशू है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे 2-3 दिन के बच्चों का भी अंगदान हुआ है। ये एक पूरा सर्जिकल प्रोसेस है जो ऑर्गन रिट्रीव किया जाता है। इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जो उन्होंने शपथ ली है या लेना चाहते हैं कि अंगों को वो मृत्यु के बाद दान करेंगे या ब्रेन डेथ की स्थिति में वो दान करेंगे, इसको तभी पूरा किया जा सकेगा यदि उनके अंग सुरक्षित हैं, ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम सबको आगे बढ़कर इसमें अपना सर्वस्व देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी हम मुस्कुराते हुए दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। आपके द्वारा किया गया अंगदान किसी का जीवन बचा सकता है। आप भी आज ही अंगदान की प्रतिज्ञा लें और किसी को जीवन दान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात अर्थ जगत की। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार के ज्यादातर सूचकांक एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। फिलहाल की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 399 की गिरावट के साथ 79,249 के स्तर पर, वहीं निफ्टी 102.40 अंकों की गिरावट के साथ 24,244 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। और भारत रक्षा निर्यात में वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 78% बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष के इसी अवधि में 3,865 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। ये आंकड़े मजबूत घरेलू उत्पादन और रणनीतिक सुधारों के कारण वैश्विक हथियार बाजार में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दिखा रहे हैं। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के आह्वान पर इस वर्ष तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में जो उत्साह है वो नए भारत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के एक बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई और इसी के तहत देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और राम मोहन नायडू तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है।
तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में यह यात्रा चल रही है। युवाओं में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज्बा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा शक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित होकर के तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में आज दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं। कल उनके लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा है। मुझे ये इतना उमंग और ऊर्जा देती है कि हमारा हाउस फ्राइडे को लोकसभा बंद हो गया, साइन डाई हो गया। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया था, लेकिन 13 तारीख के लिए मैं खास तौर से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आया, जबकि कल मेरी क्षेत्र में भी फिर तिरंगा यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश नजर आ रहा है। सुबह से ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जो कि भारत मंडपम होते हुए इंडिया गेट होते हुए इंडिया गेट सर्कल पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आकर खत्म हुई है। लेकिन एक बात तय है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों के बीच देशभक्ति की जो उमंग देखने को मिल रही है वो अपने आप में अविश्वसनीय है, और साथ में लहराता हुआ तिरंगा लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का